गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा जर्जर घर था जिसमें घीसू और माधव रहते थे। बाप बेटे की यह जोड़ी गांव भर में अपने आलस्य और कामचोरी के लिए बदनाम थी। वे खेतिहर मजदूर थे, लेकिन काम करने की बजाय दूसरों के टुकड़ों पर पलने के आदी हो चुके थे। उनके पास रहने को घर था, लेकिन उसमें न दरवाजे थे न ठीक से छत। उनका जीवन इस कदर गरीबी और मुफलिसी में बीत रहा था कि किसी को उनकी चिंता तक नहीं थी। घीसू लगभग 60 साल का बूढ़ा था, लेकिन उसकी चुस्ती आज भी बनी हुई थी। वह काम कम करता और गप्पें ज्यादा लड़ाता। उसका बेटा माधव लगभग 30 साल का था, लेकिन उसने भी अपने पिता से कुछ नहीं सीखा था। दोनों की जिंदगी इसी तरह कट रही थी। वे दोनों मेहनत मजदूरी से बचने के बहाने ढूंढते और जब कोई काम मिलता तो उसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते। उस रात की बात है, ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। घीसू और माधव अपने घर के बाहर अलाव जलाए बैठे थे। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना में तड़प रही थी। वह पूरा दिन दर्द से कराहती रही थी, लेकिन बाप बेटे को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वे अलाव तापते हुए अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। घीसू ने माधव से कहा, बेटा, याद है जब सेठ के घर भोज में गए थे, कैसी पूड़ियां मिली थीं? माधव चहक उठा, हां बाबू, वो घी में तली हुई पूड़ियां और मसालेदार आलू की सब्जी। पेट भरकर खाने के बाद हमने कितना मीठा भी खाया था। वे दोनों हंस रहे थे, जैसे उनके जीवन में कोई तकलीफ ही ना हो। वे भूखे थे, लेकिन भोजन की पुरानी यादों से ही पेट भरने की कोशिश कर रहे थे। अंदर बुधिया की कराहने की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। माधव को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। घीसू ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। आधी रात बीत गई। अचानक भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। घीसू ने माधव से कहा, जा देख, बहू अब तक कराह रही है या नहीं। माधव धीरे धीरे भीतर गया। जो दृश्य उसने देखा उससे वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी बुधिया ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसका शरीर शांत हो चुका था। माधव धीरे से बाहर आया और सुस्त आवाज में बोला, बाबू, लगता है बहू चल बसी। घीसू ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा हुआ छुट्टी मिली, वरना कौन मरघट के चक्कर लगाता। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि बुधिया नहीं रही। गांव की औरतें शव को नहलाने और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गईं। लेकिन घीसू और माधव इस चिंता में थे कि कफन के लिए पैसे कहां से आएंगे। गांव में कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई और चंदा इकट्ठा करने लगे। किसी ने 4 आने दिए, किसी ने 8 आने। कुल मिलाकर 5 रुपये इकट्ठे हो गए। अब बाप बेटे के पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने कफन खरीदने की बजाय उसे शराब और खाने में उड़ाने का फैसला किया। वे दोनों मदिरालय पहुंचे और बढ़िया शराब और तली हुई मछलियां मंगवाईं। हर घूंट के साथ उनका दुख हल्का होता जा रहा था। माधव बोला, बाबू, अगर कफन ओढ़कर वह स्वर्ग पहुंची तो देवता भी खुश होंगे, है ना? घीसू ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल। वहां वह हमसे पूछेगी, मेरा कफन कहां है? तो हम क्या कहेंगे? माधव हंसा, कहेंगे, तुम्हारा कफन हमने भगवान को भेंट कर दिया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने गरीबों की स्थिति पर हंसते हुए खुद को कोसा भी, लेकिन अगले ही पल मजे में शराब पीने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। वे नशे में चूर होकर मदिरालय से निकले और खुले आसमान के नीचे लेट गए। दोनों के चेहरे पर सुकून था। उधर बुधिया बिना कफन के पड़ी थी, अनदेखी, अनसुनी, अपने जीवन की कठोर वास्तविकता के साथ। कफन एक कटु व्यंग्य है जो समाज की अमानवीयता को दर्शाती है। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि आत्मा की भी भूख होती है। घीसू और माधव की संवेदनहीनता दिखाती है कि जब इंसान पर अत्यधिक दुख और अभाव हावी हो जाते हैं तो वह मानवीय भावनाओं को भी भूल जाता है। प्रेमचंद इस कहानी के जरिए यह सवाल उठाते हैं, क्या गरीबी केवल आर्थिक समस्या है या यह इंसान को मानसिक और नैतिक रूप से भी कमजोर कर देती है?